जय हिंद। आज डिस्कस करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को विच इज़ अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कैसे उसका इमर्जेंस हुआ, कैसे वो इंडिया में आई, कैसे उसने अपना पैर फैलाए, कैसे उसने अपना डोमिनेंस सेट किया इंडिया के अंदर, ये सब कुछ समझेंगे। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे पहले इंडिया के अंदर कुछ ट्रेडिंग पर्पस के थ्रू आई थी। पर कहते हैं ना कि किसी को उंगली दो तो वो हाथ पकड़ लेता है, तो वही काम किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले सिर्फ व्यापार करने आई थी इंडिया में, क्योंकि इंडिया में बेस्ट क्वालिटी के स्पाइसेस होते हैं, कॉटन होता है और भी बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे मिनरल्स वगैरह बहुत अबंडेंस में है इंडिया के अंदर। तो मेनली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो स्पाइसेस का ट्रेड करने आई थी इंडिया में ब्रिटेन से। अब स्पाइसेस का है क्यों? क्योंकि यूरोप के अंदर जो है नॉन वेज जो मीट वगैरह होता है बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और वो उसके अंदर अगर आप स्पाइसेस लगा दें जैसे कि दालचीनी, सिनेमन वगैरह, तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक जाता है। वो मतलब उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी बढ़ जाती है उस चीज़ की रखने की। तो और इंडिया में बेस्ट क्वालिटी के एंड एट द सेम टाइम बहुत चीप स्पाइसेस मिलते हैं, क्योंकि इंडिया हब ही है स्पाइसेस का। तो इसलिए ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में ताकि वो ट्रेड कर सके। तो फिर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। तो 1608 में विलियम हॉकिंस जो है ब्रिटेन से गुजरात पहुंचते हैं, गुजरात में मेनली सूरत पे। तो वहाँ पे जब वो आते हैं तो उनको पता चलता है कि वहाँ पे तो सबसे पहले से ही पुर्तगीज़ जो है वो वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब इनके लिए तो एक कंपटीशन हो गया, राइट। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके गली में कोई दुकान है और वहाँ पे कोई एक नया दुकानदार खोलना चाहता है, तो वो जो पुराना वाला दुकानदार है चाहेगा कि खुलेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो वही हाल हो गया था पुर्तगीज़, क्योंकि गुजरात में पहले से ही ट्रेड कर रहे थे। तो अब विलियम हॉकिंस भी इतने शांत रहने वाले नहीं थे। तो उस टाइम पे मुग़ल एम्पायर का रूल चल रहा था। तो विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से बात की। तो फिर जहांगीर से वो कहता है कि भाई आप हमें ट्रेड करने की अनुमति दो, हम आपको बहुत पैसा ला के देंगे, क्योंकि हम जिस कंट्री से आते हैं वहाँ बहुत पैसा है। तो जहांगीर फिर अग्री कर देता है। तो फिर जो जहांगीर का नौकर होता है वो कहता है कि सर, पर आपने पहले ही गुजरात में पुर्तगीज़ को वादा किया है, जबान दी है कि वो ट्रेड करे। तो फिर जहांगीर करता है हाँ हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ से नहीं कर सकती। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है गुजरात को छोड़ के मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे अपना सबसे पहली फैक्ट्री डालती है। और फिर 1611 में। पर अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सोचती है कि क्यों नहीं हम पुर्तगीज़ को यहाँ से हटा दें सूरत से। तो वो ब्रिटेन से आर्मी मंगवाती है और बैटल ऑफ स्वली 1612 में होता है। और जैसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोचती है बिल्कुल वैसा ही होता है। पुर्तगीज़ हार जाते हैं और गुजरात से वो चले जाते हैं। और उनका जो कंट्रोल है सिर्फ गोवा पे पुर्तगीज़ का। अब गुजरात से जो कंट्रोल था वो हट जाता है, सिर्फ गोवा तक सीमित रह जाता है। फिर किंग जेम्स वन जो है वो एक लेटर लिखते हैं डायरेक्ट जहांगीर को, जो कि उस टाइम पे मुग़ल एम्परर थे, एंड उसको लेके आते हैं 1615 में थॉमस रो। फिर उस टाइम के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया के साथ बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की ट्रेडिंग करने लगी थी, जैसे सिल्क, कॉटन, इंडिगो। इंडिया में बहुत चीज़ें जो थी बेस्ट क्वालिटी की मिलती थी। तो यहाँ से ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल ले जाते थे यूरोप, ब्रिटेन, और वहाँ पे बना के और गुड्स में क्रिएट कर देते थे, सामान बना के उसको हाई दाम में जगह जगह पे अफ्रीकन कंट्रीज़ में इंडिया में ला के बेचा करते थे। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमाते थे। फिर उसके बाद से 1670 में जो आर्मी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो क्या सोचती है कि अब हम मुगल्स के ख़िलाफ़ जंग छेड़ देंगे। तो उस टाइम पे अब राजा जो होता है वो जहांगीर नहीं, औरंगज़ेब होता है। तो औरंगज़ेब मिलिट्रली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें एक राजा की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है, वो बिल्कुल नहीं डरे, किसी से नहीं डरता। तो जब ये लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी आती है 1670 में, तो अंग्रेज़ वहीं पे खड़े खड़े 2 थप्पड़ मार के गिराता है उनको। और तब फिर वो लोग डर जाते हैं और फिर माफ़ी मांगने लगते हैं कि सर माफ़ कर दीजिए, साहब माफ़ कर दीजिए, हम दोबारा इतनी हिम्मत नहीं करेंगे। तो औरंगज़ेब जो है कहता है ठीक है, लेकिन अपनी हद में रहना। फिर उसके बाद से ठीक चल रहा था सब, लेकिन फिर प्रॉब्लम आती है 1707 में। औरंगज़ेब जो कि इतना स्ट्रॉन्ग मिलिट्रली राजा था मुग़ल एम्पायर का, आप कह सकते हो औरंगज़ेब के साथ ही जो मुग़ल एम्पायर का काबिल राजा था वो ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से मुग़ल एम्पायर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो फिर 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है। तो अब ब्रिटिश जो है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और उनका मन बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है। फिर अब ये क्या करते हैं कि बंगाल के अंदर जो अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ के नवाब थे उस टाइम सिराजुद्दौला। तो उनके साथ अब ये क्या करते हैं ना कि बंगाल में जो राजा वगैरह, मतलब इंडिया में उस टाइम होता था कि जो राजा वगैरह होते थे सिर्फ वही बारूद वगैरह रख सकते थे, तो बम बारूद।
तो फिर क्या किया, ब्रिटिशर्स ने भी अपने किले बना के फोर्टिफिकेशन करके उस पर रखने लगे। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि वो सिर्फ एक राजा ही रख सकता है, तुम लोग नहीं। तो फिर वहाँ पे वो जंग, मतलब उन लोगों को धमकाने के लिए क्या करते हैं कि 150 यूरोपियंस जो है उनको उठा के एक छोटे से कमरे में डाल देते हैं, जिसमें सिर्फ 4 से 5 इंसान ही रह सकता है, पर उसमें ठूस ठूस के डाल देते हैं, जिसमें से 123 की सुबह तक डेथ हो जाती है पूरी रात रहने के बाद। इसी को ब्लैक होल ट्रेजिडी कहा जाता है। तो फिर क्या होता है कि अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स की इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है तो बदला तो लेंगे ही। तो फिर रॉबर्ट क्लाइव जो है ब्रिटिश के गवर्नर जनरल, वो इंडिया आते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो बंगाल का सिराजुद्दौला होता है उसको हराने के लिए बैटल ऑफ प्लासी किया जाता है 1757 में। तो फिर वो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है ना कि जो मीर जफ़र, जो सिराजुद्दौला का आप कह सकते हैं एक तरीके का उनसे लो लेवल में था, नौकर था, वही धोखा दे देता है। तो फिर सिराजुद्दौला जाहिर सी बात है कि हार ही जाएंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही शातिर गवर्नर जनरल था ब्रिटिश का, तो मीर जफ़र जो है मिलिट्री जनरल था सिराजुद्दौला का। फिर क्या होता है कि मीर जफ़र धोखा दे देता है, तो फिर नवाब इसको बना दिया जाता है मीर जफ़र को ब्रिटिश द्वारा। तो फिर अब मीर जफ़र का पूरा पासा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बदल देती है। वो कहती है कि तुम सिर्फ नाम के नवाब हो, जो भी हम एक्शन, जो भी हम बोलेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा, तुम्हें बस यस सर यस सर यस सर करना है, तुम्हारी कोई पावर नहीं होगी। तो फिर अब ये कहता है अरे ये तो मेरे साथ गलत हो गया। तो फिर अभी बहुत चिक चिक करने लगता है मीर जफ़र, तो इसको हटा के मीर कासिम, जो कि इसका सन इन लॉ है, दमाद है, उसको बना दिया जाता है नवाब। कहाँ का? बंगाल का। तो देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पे यूनिटी की कमी है। सिर्फ मीर जफ़र जो कि मिलिट्री जनरल था, उसी वजह से सिराजुद्दौला यहाँ पे हार जाते हैं। ओके, सो मीर कासिम जो है वो बोलता है ठीक है मैं जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा करूँगा। पर कुछ टाइम के बाद उसको लगता है कि यार ऐसे तो हमारी कोई इज्जत नहीं है, नवाब एक बड़ा डिजिग्नेशन है, हमारी तो कुछ चल ही नहीं रही है, मुझे इसके खिलाफ कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मीर कासिम 3 जगह की फोर्सेस के साथ मिलके जंग छेड़ने की सोचते हैं। अवध, शाह आलम टू दिल्ली की और बंगाल, ये तीनों जगह की आर्मी, अवध, शाह, दिल्ली और बंगाल की आर्मी, उस टाइम पे नेशनल आर्मी होती है इंडिया की, ये तीनों ब्रिटिश की प्राइवेट आर्मी के साथ। प्राइवेट आर्मी क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, राइट। तो इन नेशनल कंपनी तो थी ना इंडिया की। तो यहाँ ये तीनों मिलके पावर, अवध, दिल्ली और बंगाल की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ते हैं। तो फिर यहाँ पे सेंसिबल चीज़ है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास सब कुछ हाई टेक्नोलॉजी था, न्यू टेक्नोलॉजी, टेलीग्राम वगैरह वगैरह, जो कि इंडिया के पास दूर दूर तक नहीं था। वो लोग कहाँ पे बंदूक वगैरह यूज़ कर रहे थे, इंडिया में आज भी तलवार यूज़ हो रहा था। तो इंडियन आर्मी का हारना तय था। तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती थी, क्योंकि 3 जगह की फोर्सेस को एक प्राइवेट फोर्स ने हरा दिया था। तो ब्रिटिश समझ गए थे कि इन लोगों की औकात कुछ नहीं, अब हम जो बोलेंगे वो यही करेंगे। तो यहाँ पे लॉर्ड वेलीजली जो है सब्सिडरी अलाइंस लेके आते हैं 1798 में, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होता है ना कि एक बंदूक बनाया जाता है जिसका नाम होता है इनफील्ड P53 राइफ़ल। इनफील्ड P53 राइफ़ल। तो इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि जो उसको कार्ट्रिज से बनाया जाता है, पिग एंड काऊ के कार्ट्रिज से बनाया जाता है। तो पिग जो है वो मुस्लिम में हराम माना जाता है, अपवित्र, वह काऊ जो है हिंदूज़ में पवित्र माना जाता है। तो ये दोनों ही रिलीजियस सेंटिमेंट को हट कर रहा था मुस्लिम एंड हिंदूज़ के। तो मंगल पांडे जो है एक बार लोटे में पानी लेके जा रहे थे रास्ते से, तो एक खलासी मिलता है उनको। तो वो कहता है जब मुझे पानी पिलाइए। तो फिर वो कहते हैं कि अरे तुम्हें पानी पिलाऊंगा तो मेरा ये जो घर है वो अपवित्र हो जाए। तो कहता है ये सब सिर्फ पवित्र चीज़ें हम जैसे गरीबों पे ही लागू होती है, क्या ब्रिटिश सरकार पे कुछ नहीं। तो कहता है तुम ऐसे कैसे कह रहे हो? तो कहता है हाँ, वो जो बंदूक बनी है इनफील्ड P53 राइफ़ल, वो काऊ और पिग के चमड़े से बनी हुई है। तो फिर वो जंग छेड़ देते हैं और बैरकपुर से ये जंग छिड़ता है। फिर उसके बाद से मेरठ में 85 सैनिक को जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी वो जेल में डाल देती है। तो फिर वहाँ के जो जितने भी इंडियंस होते हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और तोड़ देते हैं जेल वगैरह को। और दिल्ली के सिपाहीज भी अब जागरूक हो जाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाते हैं। और यहाँ पे रेड फोर्ट पे बहादुर शाह जफ़र, जो कि 82 ईयर्स एज के हो गए थे और मुग़ल शासक के, मुग़ल एम्पायर के लास्ट रूलर थे बहादुर शाह जफ़र। तो इस टाइम पे जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना होल्ड बढ़ा रही थी इंडिया के अंदर, तो वो बहादुर शाह जफ़र 82 ईयर्स के हो गए थे, 82 ईयर्स के, और रेड फोर्ट में रह रहे थे। तो फिर वो जो हमारे इंडियन लोग हैं वो उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि आप आज भी शाहजहाँ हैं इंडिया के, अगर आप एक पैमान निकाल देंगे, एक स्टैम्प निकाल देंगे कि भैया हम सबको अभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बन के रहना, में इंडिया एज अ होल यूनिटी बना के इनको लड़ना होगा ताकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी को निकाला जा सके। तो कहते हैं ठीक है तुम लोग को जो करना है करो। तो फिर यहाँ से जंग का ऐलान होता है। लेकिन लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यहाँ पे कर देते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है
कि अगर राजा का कोई सगा बेटा नहीं है तो वो जो भी एम्पायर है वो डायरेक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चल जाएगा। तो उसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे जो राजा था उनका बेटा, उसकी डेथ हो जाती है बहुत यंग एज में, तो वो अपने भाई का बेटा अडॉप्ट कर लेता है। तो वो डायरेक्ट किसके उसमें चल जाता एम्पायर, या तो वो डायरेक्ट जो झांसी का पार्ट था जो भी, वो डायरेक्ट चल जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स पॉलिसी की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल में। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जो है बहुत हिम्मत के साथ लड़ती हैं और ऐसा नहीं होने देती, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि बहुत पावरफुल थी तो लास्ट में रानी लक्ष्मीबाई हार जाती। तो इस तरीके से कर करके यहाँ पे 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था कहीं ना कहीं एक इसी चीज़ से इंस्पायर हुआ था, जो लोगों की इंडियंस की सीने में आग लगी थी। तो अब जो इतना हमने किया, रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी ज़िंदगी त्यागी वगैरह वगैरह, और इतने सिराजुद्दौला जैसे बेस्ट नवाब इंडिया से छिन गया, ठीक है, मुग़ल शासन ख़त्म हो गया जिसने इंडिया को बहुत ग्लोरी तक पहुंचाया था, काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने इसके थ्रू कुछ नहीं नुकसान पहुंचाया, बिल्कुल पहुंचाया था। इससे इंस्पायर होकर रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी हुआ, और भगत सिंह जैसे, सुखदेव जैसे और भी बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटीज़ उभरे जिनके अंदर नेशनलिज्म, देश प्रेम बढ़ा, और उन्होंने इंडिया को आज़ाद करने के लिए बहुत मेहनत की थी। और ये था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आती है भारत में और क्या क्या उसके साथ होता है, और कैसे ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का भी एक ज़रिया बनती है, जिससे इंस्पायर होकर बहुत सारी इंडियन पर्सनालिटीज़ क्या करते हैं, इंडिया के लिए अपनी ताकत को आजमाते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।